हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, 7/11/2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 रेशियो से एक जजमेंट पास करते हुए जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% मिलने वाले रिजर्वेशन का रास्ता साफ कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में कहना था कि यह 10% रिजर्वेशन जो है वह कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि जनरल कैटेगरी में यह इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है क्या और किस प्रकार से इनको हमारे देश के रिजर्वेशन सिस्टम में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। इस वीडियो के दो सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी को मिलने वाले इस 10% रिजर्वेशन से संबंधित पूरा मामला आखिर है क्या। यह आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यह समझना निहायती जरूरी है कि यह जो 10% आरक्षण आपको मिल रहा है वह भारत के आरक्षण सिस्टम में कहां पर फिट बैठेगा। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको भी यह समझना बहुत ही जरूरी है कि पूर्व से जो आरक्षण आप लोगों को मिलता आ रहा है उस आरक्षण में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 7 जनवरी 2019 से। 7 जनवरी 2019 को तत्कालीन सरकार की एक कैबिनेट बैठक होती है और उस कैबिनेट बैठक में एक प्रपोजल पास किया जाता है। इस प्रपोजल में आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसे कैबिनेट पास कर देती है। 8 जनवरी 2019 को उस समय के मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019 रखते हैं। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण देने का रास्ता साफ करने का प्रावधान था। यह बिल 8 जनवरी को ही लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है। लोकसभा में उपस्थित 326 मेंबर में से 323 मेंबर इस बिल के पक्ष में वोट देते हैं और सिर्फ 3 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था। अगले दिन यानी कि 9 जनवरी को यह बिल राज्यसभा में रखा जाता है। लेफ्ट के मदद से डीएमके इस बिल का विरोध करता है और पार्लियामेंट में एक मोशन लाता है जो यह प्रस्ताव रखता है कि इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया जाए। हालांकि इस मोशन का भारी विरोध होता है और 155 मेंबर जो हैं वह इस मोशन के अगेंस्ट वोट करते हैं जबकि 18 मेंबर जो हैं वह इस मोशन के सपोर्ट में वोट करते हैं। फाइनली 10 जनवरी को राज्यसभा भी इस बिल को पारित कर देता है। इस बिल के सपोर्ट में 165 वोट पड़ते हैं जबकि इसके अगेंस्ट में सिर्फ 7 वोट पड़ते हैं। राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के यहाँ भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 जनवरी 2019 को इस बिल पर अपनी सहमति जता देते हैं। 12 तारीख को ही इसका गजट में पब्लिकेशन हो जाता है और 14 जनवरी 2019 से 103rd अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाता है यानी कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10% रिजर्वेशन देने का कानून पास हो जाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको दो बातें समझनी जरूरी है। पहला यह कि पूर्व से जो SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता आ रहा है वह कितना है और दूसरा यह कि 50% रिजर्वेशन को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। तो पहली बात तो यह समझें कि जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है उसके तहत जो रिजर्वेशन SC ST और OBC को मिलता है वह है OBC को 27%,
SC को 15% और ST को 7.5%, यानी कि 50% से 0.5 कम। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जजमेंट में इस बात को कहा था कि रिजर्वेशन सिस्टम के अंतर्गत 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। तो ध्यान से इस बात को फिर से समझिएगा, क्योंकि आगे की जो कानूनी लड़ाई की कहानी है वह इसी बात पर निर्भर करता है। SC ST OBC को 50% रिजर्वेशन मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में कहना था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी को जो यह 10% का आरक्षण दिया था वह इस 50% के अलावा था, यानी कि SC ST OBC को मिलने वाले 50% के अलावा 10% अगर इस रिजर्वेशन को हम मिला दें तो रिजर्वेशन का कुल प्रतिशत हो जाएगा 60%, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट में कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं हो सकता है। तो आशा करता हूं कि यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे ही यह बिल पार्लियामेंट से पास हुआ, वैसे ही एक NGO यूथ फॉर इक्वलिटी, जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन के काफी विरोध में थी, वह इस रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस NGO का कहना था कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक जजमेंट में कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं हो सकता है, तो फिर इस परिस्थिति में केंद्र सरकार ने जो किया है वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसके बाद इस कानूनी लड़ाई में दूसरे NGOs भी कूद पड़े, साथ में बैकवर्ड क्लास के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वह भी इस कानूनी लड़ाई में कूद पड़े। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर तत्काल किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई और एक लंबी लड़ाई के बाद 6 अगस्त 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 मेंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 रेशियो से इस रिजर्वेशन के पक्ष में जजमेंट पास कर दिया है। तो दो बातें इसमें स्पष्ट तौर पर समझने वाली हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरीज हो या फिर SC ST OBC हो। जनरल कैटेगरी के लिए जो समझने वाली बात है वह यह है कि अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका एक क्राइटेरिया है जिसकी चर्चा हम दूसरे सेक्शन में करेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि SC ST या OBC से जो आर्थिक पिछड़े हुए व्यक्ति होंगे वह आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर इस 10% रिजर्वेशन के अंतर्गत इस 10% में आरक्षण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह 10% रिजर्वेशन जो है वह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए बना है। SC ST और OBC के लिए समझने की बात यह है कि उनको पूर्व से जो रिजर्वेशन मिला आ रहा था और जितना भी मिला आ रहा था उसमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी कि पूर्व में आपको जितना रिजर्वेशन मिल रहा था उतना रिजर्वेशन अब भी आपको मिलेगा और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल कैटेगरी को मिलने वाले रिजर्वेशन का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस दूसरे सेक्शन के अंतर्गत हम समझेंगे कि कब एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जो है वह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएगा और इस रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएगा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आने के लिए जो क्राइटेरिया केंद्र सरकार ने रखी है वह है कैंडिडेट्स एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन ₹8 लाख पर एनम, यानी कि कैंडिडेट जो है उसके परिवार का एनुअल इनकम जो है वह 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी वह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। Their family must not own more than 5 acre of agriculture land. उस परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए। The residential flat area should be below 1000 स्क्वायर फीट। अगर उस परिवार के पास कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है तो उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। The residential plot area should be below 100 square yards if in a notified
म्युनिसिपैलिटी सेक्टर। अगर किसी भी नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत इस परिवार का कोई जमीन है तो वह जमीन 100 स्क्वायर यार्ड से कम का होना चाहिए। Plots area should be below 200 square yards if in a non-notified municipality sector। अगर किसी ऐसे एरिया में है जो कि म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत नहीं आती है तो ऐसे एरिया में 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का प्लॉट उस फैमिली के पास नहीं होना चाहिए। में से दिए गए अगर कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा नहीं होता है, जैसे कि आपके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन आपके फैमिली का जो इनकम है वह 8 लाख से कहीं ज्यादा है, तो फिर इस परिस्थिति में आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट इशू होगा उस सर्टिफिकेट के बल पर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जॉब या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब जहां तक इस 10% रिजर्वेशन का सवाल है तो यह रिजर्वेशन अक्रॉस इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स पे या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू होंगे। लेकिन जहां तक सवाल है स्टेट का, तो यह निर्णय केंद्र सरकार ने स्टेट पर छोड़ दिया है कि वह इस 10% रिजर्वेशन सिस्टम को अपने अपने राज्यों में लागू करती है या नहीं करती है। जहां तक राज्यों का सवाल है तो अभी फिलहाल वक्त तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल ने इसे अपने अपने राज्यों में लागू कर दिया है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।